भाई बहनों, आज हम लोग धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि वैद्युत चालन का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है वह क्या है। तो ठोसों में जो सभी धातुएं जो होती हैं वह विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धन आवेश के कारण वह प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, क्योंकि उनकी दूरी कम होती है। आप जानते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं हमारा नाभिक है, तो इसके परितः विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जो नाभिक के करीब होगा उसके और इनके बीच में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दूरी जितनी कम होगी बल का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन जो नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए यह बल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी तो बल का मान क्या होगा, घटता जाएगा। इस तरह से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको इनके स्थान से स्थानीय आसानी से हम लोग हटा सकते हैं, जैसे जो बाहर के हैं, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो बल है वह क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पदार्थ को रगड़ कर या गर्म करके हम बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग हटा सकते हैं। और ध्यान देंगे, इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में, ठीक है, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान देंगे, जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकल गया है वह पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से, अनियमित रूप से गति करता रहता है, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और इस तरह से किसी ठोस पदार्थ की जो वैद्युत चालकता होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर वह निर्भर करती है। उसकी चालकता देखिए, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। धातुओं में यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब में इनकी संख्या लगभग 10⁻⁹ होती है। ठीक है, तो प्रति मीटर क्यूब में इनकी जो संख्या है वह 10⁻⁹ होती है। इस कारण से जो धातुएं होती हैं वह विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। इसमें चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद चांदी के बाद तांबा होता है, तांबे के बाद सोना, और सोने के बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको चालकता के क्रम में धातु के बारे में पूछा जाए तो सबसे अच्छा चालक चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद तब सोना आता है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम या शून्य होगी उनमें आवेश का प्रभाव संभव नहीं हो पाता है, और ऐसे ही पदार्थ को हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत चालन सिर्फ धातु में नहीं होती बल्कि गैसों में भी होती है, कुछ द्रवों में भी होती है। परंतु धातुओं के वैद्युत चालन तथा द्रवों और गैसों के वैद्युत चालन में जो अंतर है वह यह है कि धातु में वैद्युत चालन ऋण आवेश वाहकों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि हमारे जो द्रव और गैसों में जो होता है यह धन और ऋण दोनों प्रकार के वाहकों से होता है, अर्थात ये ध्यान देंगे आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, अब ध्यान दें, अब अगला जो टॉपिक है वह है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ, फिर उसी में श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम, और अपवाह तथा अनुगमन वेग। तो इनको समझने के लिए पहले ध्यान देंगे, जैसे धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किस प्रकार व्यवहार करते हैं। जैसे एक बंद बर्तन हो, उस बंद बर्तन के अंदर जो गैस के अणु हैं वह यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं उस बर्तन के भीतर। उसी प्रकार से हमारे जो यह इलेक्ट्रॉन हैं यह भी पूरे धातु के अंदर यह रैंडम गति करते रहते हैं। इस कारण से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यह जिस तरह से बंद बर्तन के भीतर गैस के अणु व्यवहार करते हैं वैसे ही धातु में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं।
इस कारण से इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के स्थिर धन आयनों के बीच के जो खाली स्थान है उसमें उच्च उष्मीय वेग से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। और ध्यान देंगे इनका जो वेग है उष्मीय वेग वो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड है। बहुत ही उच्च वेग से, उष्मीय वेग से ये गति करते रहते हैं। और धातु की ध्यान देंगे जो आयन है इन आयनों के बीच, क्योंकि जहां से देखिए जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने से वो क्या हो गया, अब वह हमारा परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब धन आयन में वो परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान से यह इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और इनका जो वेग है वो बहुत ही उच्च होता है, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान देंगे उसमें वेग इनका लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो धातु के जो परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो यह गति करते समय यह बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं और प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी जो गति की दिशा होती है वह बदलती जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो माध्य दूरी है उसी माध्य दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन यहां से चला और दूसरे जगह गया और यहां देखिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर हो या यह इलेक्ट्रॉन जाकर एक धन आयन से टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, जैसे एक टक्कर के बाद अगले टक्कर के बीच, या ऐसे समझिए कि यह इलेक्ट्रॉन कहीं टकराया, टकराने के बाद फिर इसकी दिशा बदली और दूसरे से टकराया, तो यह पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के ठीक बीच में जो चली गई जो इसकी जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग, उसका जो माध्य है दूरी का, उसी को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और ध्यान देंगे और दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, यह जो समय अंतराल इस टक्कर और अगले टक्कर के बीच का जो समय है उसी समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जितने देर में टक्कर नहीं हुई। अब ध्यान देंगे हम लोग कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है। इस तरह सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उष्मीय वेग है वह क्या रहता है, शून्य। क्यों, देखिए किसी का कोई इस दिशा में गति कर रहा, उसी क्षण कोई न कोई दूसरी दिशा में गति कर रहा होगा, कोई इधर कर रहा है तो जरूर कोई न कोई उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से उनका जो औसत उष्मीय वेग होता है वह शून्य होता है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में जो उष्मीय वेग हैं उनको अगर हम U1, U2, U3 सो ऑन ऐसे मान लेते हैं, तो धातु में इलेक्ट्रॉनों की अगर कुल संख्या n हो तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन अपॉन n ये किसके बराबर होता है, 0। मतलब माध्य इनका जो औसत उष्मीय वेग है वह शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनका औसत वेग शून्य हो गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये जो गति कर रहे हैं उसके बावजूद भी उसमें नेट वैद्युत प्रवाह क्या होगा, 0 होता है। तो यदि हम धातु में से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक तल लें तो जिस दर से मुक्त इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ जा रहा है उसी दर से बाईं तरफ जाएगा। इस तरह से जो नेट वैद्युत दर होता है वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग का चालक में धारा प्रवाह के लिए कोई भी योगदान नहीं होता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जब हम धातु के तार के सिरों पर बैटरी से उसको जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कह ले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल आरोपित हो रहा वैद्युत बल, उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न होता है और इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन एक वेग उनका जो ध्यान देंगे, लेकिन ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है इससे इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं और हर टक्कर के बाद इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, जो भी ऊर्जा ये बैटरी से लिए थे वह ऊर्जा यह खो देते हैं। और किस रूप में खोते हैं, तो उष्मा के रूप में।
ठीक है। इस तरह से बैटरी का जो विभवांतर है उससे इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं होता, बल्कि वह इनसे तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से यह चलते रहते हैं। और यही जो वेग है इनका, यह वेग इनका अपवाह वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, यह लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान देंगे इनका जो उष्मीय वेग था वो देखिए कितना अधिक था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और जबकि अपवाह वेग, जब हम उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिए, अब वो जिस वेग से चल रहे हैं वह वेग बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान देंगे यह जो भी उष्मीय वेग या जो भी यह विभवांतर का जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वह जब एक सीधी दिशा में चलते हैं तो इनका जो त्वरण उत्पन्न हुआ अगले टक्कर के बाद इनकी ऊर्जा फिर समाप्त हो जाती है, और फिर पुनः उस बल के कारण फिर त्वरित गति उत्पन्न होती है, फिर जाके टक्कर होती है, और फिर इनका वह जो ऊर्जा थी वह उष्मा के रूप में बदलती रहती है। इस कारण से यह एक नियत वेग से ही आगे बढ़ पाते हैं, और जो कितना होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का जो उष्मीय वेग है उसके सापेक्ष बहुत ही कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो यह अपवाह वेग, ध्यान देंगे ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग से यह तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, और तार में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं। इस कारण से तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है, अर्थात तार में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या अपवाह वेग के कारण होता है। तो इस तरह से यदि कोई धातु है और धातु में किसी स्थान से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों, तो उस स्थान से t सेकेंड में गुजरने वाला जो कुल आवेश होगा Q बराबर NE हो जाएगा, और इस तरह से जो वैद्युत धारा होगी I बराबर Q/T, तो Q के जगह पर हम क्या रख देंगे NE, तो NE/T हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे किसी भी चालक में धन आवेश की प्रवाह की दिशा ही वैद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, और चूंकि धातु में केवल ऋण आवेश होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का सिर्फ प्रवाह होता है, इस कारण से धातु में वैद्युत धारा की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों के प्रवाह की दिशा के विपरीत माना जाता है। तो एक चीज़ और आप लोग को जो बताना था, इस चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो उष्मीय वेग है इतना अधिक है और अपवाह वेग इतना कम है। इसको हम एक दैनिक उदाहरण से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, मुक्त रूप से वो फील्ड में हो, खेल के मैदान में हो, उनको कुछ ना कहा जाए तो वो इस तरह से बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान ये दौड़ते कूदते फांदते रहते हैं, ठीक है, उच्च वेग से। लेकिन वही अगर खेल के टीचर आ जाएं और उनको जबरदस्ती कहें कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना, चलो एक दिशा में सीधी रेखा में तुम लोग चलो, अब वो सभी मायूस होके अब जबरदस्ती है उनके ऊपर, इस कारण से वो धीरे धीरे चलेंगे। जब वो प्रसन्न मुद्रा में स्वतंत्र रूप से वो खेल कूद रहे थे तो उनका वेग क्या था, अधिक था। लेकिन जब हम उनको दबाव डालकर एक सीधी रेखा में चलने को कह रहे हैं तो अब वो बुझे मन से क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में चलने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मुक्त रूप से जब वो घूम रहे थे तो उनका वेग बहुत अधिक था, लेकिन जब उनके ऊपर विभवांतर आरोपित किया गया, मतलब उनको सिर्फ एक दिशा में चलने को कहा गया, तो उनका वेग बहुत ही कम हो गया। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि उनका जो अपवाह वेग होता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वह 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग इसके करीब होता है, और जो उष्मीय वेग होता है वह 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसका उपयोग अभी हम आगे कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे वहाँ पे इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो आज इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, और इसमें कहीं अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको पूछिएगा, उससे बताया जाएगा।